ठीक है ना। वुमेन्स कैप्सूल मतलब जो बहुत सारी कैपिलरीज जो इस सॉरी, वुमेन्स कैप्सूल ये है, और अंदर उसके ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब वो कैपिलरीज का जाल है। यहाँ से जब ब्लड तेजी से फ्लो होता है तो इसके अंदर जितने भी कोई साल्ट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा वाटर है, वो सारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसके इस हिस्से में, लूप में, और वहां से होता हुआ फिर ये जो है डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप से होता हुआ ब्लड की कैपिलरीज में आ जाता है। और बस यही बात है। बाकी पायरामिड वगैरह इनको छोड़े। जो क्वेश्चन आया था पास पेपर में, वो आता है डायलिसिस का। डायलिसिस का बस मतलब हीमोडायलिसिस, वो ये पूछता है अगर अगर किसी को किडनी का इशू है तो उसके ब्लड क्लियर करना हो तो क्या करते हैं, तो डायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पास वो 9th 10th की बुक्स में। हाँ, थोड़ा सा वैसे रिवाइज कर लें। अगर किसी बंदे का ब्लड आउटसाइड द बॉडी क्लीन हो रहा हो, खून निकालेंगे, और ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक मटेरियल है यहाँ पर क्लीन, मतलब एक जाली लगी होती है, जब वो उधर से पास होता है ब्लड, ठीक है, जितने भी फासिद मादे हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, जो साफ खून है वो वापस बॉडी में चला जाता है इधर से गुजरता हुआ। ठीक है, उसका बाकायदा फंक्शन होता है। इसी तरह ये सारा काम अगर इनसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाए तो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इसी किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रेलेवेंट क्या है कि फासिद मादे, वो पूछता है कि अमोनिया किस एनिमल में रिलीज होता है, यूरिया किस में। क्या बात है भाई, ये माइक आपके खुद ब खुद ओपन कैसे हो जाते हैं। अमोनिया फिशेस में अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, मैमल्स में, स्पेशली मैमल्स में याद रखना। ठीक है, और एम्फीबियन में यूरिया, और बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर यूरिक एसिड। अब देखिए ना, बर्ड्स जो बीट करते हैं वो मोस्टली ज्यादातर ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि पानी भी कम पीते हैं। स्पेशली देखें, छिपकली देख लें तो ये बहुत कम पानी पीते हैं। तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि इनका जो ये वेस्ट मटेरियल है यूरिक एसिड, इसको बहुत कम पानी चाहिए, और ये लेस एसिडिक भी है। इसी तरह मैमल्स, एम्फीबियंस, तो ये यूरिया यूरिया रिलीज करते हैं। यूरिया थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक है, इसको पानी चाहिए होता है। जिस तरह डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि एटलीस्ट 4 लीटर पानी पियो। और अमोनिया बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसको फिशेस में, जो कि फिशेस को पानी की कोई कमी नहीं होती ना चाहिए, बिल्कुल अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट को रिलीज करते हैं। ये आपने याद रखना है, तो ये पूछ लेता है। अब आते हैं हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं किस तरह, और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वॉइस बॉक्स का, लेरिंग्स। इस स्लाइड में जो मैंने क्वेश्चन जो पास पेपर में, लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या होता है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये इस यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ ये जो कार्टिलेजिनस बोन है, इससे आवाज टकरा कर, ठीक है, हमारे अल्फाज बनते हैं। उन अल्फाज को तरतीब हमारी जुबान देती है। देखा, अगर खुदा ना खास्ता किसी की जुबान नहीं है तो अल्फाज तो नहीं बनेंगे ना। और आप गौर करेंगे, जब भी हम बोल रहे होते हैं तो जुबान का पीछे वाला हिस्सा, वो यहाँ पर इस लेरिंग्स से और जुबान का पीछे वाला हिस्सा आपस में टकरा कर कुछ अल्फाज बना रहे होते हैं। और जिसमें हमारे ऊपर वाला ये तालवा, ये भी हेल्प कर रहा होता है। हमारी टंग, लेरिंग्स, ये सारा ये वॉइस बॉक्स है। ओके, नेजल कैविटी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सांस लेने का सिस्टम, हवा यहाँ से दाखिल होती है, और यहाँ पर एक कॉमन नाली है, पाइप है, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स यानी कि अब कॉमन का मतलब क्या हुआ कि हवा भी इधर से आ रही है और हमारे खाने का सिस्टम भी इधर। हवा ने कहाँ जाना है? हवा ने जाना है इधर, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो कि लंग्स की तरफ लेकर जाएंगे। और नवाले ने, जो नवाला हम खा रहे हैं, उसने कहाँ जाना है? एसोफेगस में। ठीक है, हमारे मैदे के अंदर। तो इसकी सेपरेशन कैसे होती है, इनको हमने देखना है। लेरिंग्स का हमने पढ़ लिया, फेरिंग्स का मैंने आपको बता दिया। अब एसोफेगस और, अच्छा, ट्रैकिया का भी देख लिया, बस एसोफेगस का देखना है। ठीक है जी, डाइजेस्टिव ट्रैक देखें, और यहाँ से माउथ जो हमने रोटी खाई, फेरिंग्स जो कॉमन है नाली, ये ट्रैकिया है, लंग्स की तरफ जाता है, इसको छोड़ देते हैं।
और अब नवाले ने कहा जाना है एसोफेगस में। वो कैसे जाता है वो मैं आगे मैंने एक एनिमेटेड पिक्चर लगाई है, वो देख लेना। मैदा, मैदे से फिर कहाँ जाता है वो, जो भी डाइजेशन होती है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। उसने स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट का नाम पूछ लिया है कि ये बताओ कि स्मॉल फलान जो नाम है ये कहाँ, किस पार्ट का है बॉडी के। इसलिए फिर मैं ये स्लाइड आपको पढ़ा रहा हूँ। पेंक्रियाज हो गया, स्टोमिक से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगेन जाते हैं कि स्वेलिंग जो होती है, स्वेलोइंग यानी कि निगलना नवाले को, उसको क्या कहेंगे, किस तरह से होता है। ये बंदा है अच्छा यहाँ भी इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा, अगेन इसको वैसे ही देखें। ठीक है, एसोफेगस वो नाली है जहां से हमारा नवाला, ठीक है, स्टोमिक की तरफ आता है। स्टोमिक से कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज में जाएगा। ये याद रखना अपने, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है। अब हम उनके पार्ट्स देखेंगे, उससे पहले ये नवाले को देखेंगे। ये हमारा ये लेरिंग्स है, और जैसे ही नवाला हम निकलने लगते हैं ये बिल्कुल ऐसे नीचे होकर ट्रैकिया को ब्लॉक कर देता है। ये देखो ट्रैकिया को उसने ब्लॉक किया, और अब हम हमारा नवाला इजीली कहाँ चला गया, एसोफेगस में। एसोफेगस यानी कि स्टोमिक की तरफ चला गया। अब बाजूकात क्या होता है कि हम नवाले को सही तरह नहीं अगर निगल पाते, तो और यहाँ पर ये जो फेरिंग्स है, सॉरी ये जो लेरिंग्स है, इसने सही तरह क्लोज नहीं किया, तो वो हमारे अगर नवाला हम या पानी स्टोमिक में जाने लगता है तो हमें खांसी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। इस हिस्से को ना, इस सारे हिस्से को एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। ओके, अगेन हाँ ये देखो, अब हम स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम, इलियम। उसने आपसे सिर्फ ये पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या उसने कहना है ज्यूजिनम किसका पार्ट है। तो आपने नाम याद कर लिया, बात खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर कोई पोर्शन पूछता है तो वो पूछता है सीकम या फिर रेक्टम। ठीक है, सीकम ये वो हिस्सा है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक या वेस्ट मटेरियल अब बेसिकली ऐड होगा। असेंडिंग कोलान, ये वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ट्रांसवर्स कोलान और फिर डिसेंडिंग कोलान। ठीक है, उसके बाद रेक्टम वो होता है जहां पर बिल्कुल जो फासिद मादा है वो इकट्ठे होके बाद में रिलीज हो जाते हैं। तो रेक्टम और सीकम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रही है, एक छोटा सा ये पार्ट निकला हुआ है, ये वाला जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है बाज एनिमल्स में। ठीक है, जिस तरह के हर्बीवोर्स, इंसान के अंदर इसको कहते हैं कि ये क्या हो गया है, वेस्टिजियल बन गया है। वेस्टिजियल का मतलब अब इसकी इसका स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये अपने फंक्शन को लूज कर गया। अब इसमें इसका फंक्शनल भी कोई काम नहीं रहा। ठीक है, अभी वेस्टिजियल को और दोबारा भी पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के होते हैं, और जो वही बैक्टीरिया ये जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर डाइजेशन का काम करते हैं, जो वो खुराक खाते हैं। ठीक है, आपको बैक्टीरिया किस तरह से काम करते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप अगर किसी को कोई बीमारी है और वो बड़ी हैवी, उसको मेडिसिन लेनी पड़ जाती है, डॉक्टर कहते हैं दूध से लें पहली बात तो। अब आप ये देखो कि जब आप हैवी मेडिसिन अगर हफ्ता भी आपने खा ली तो आपको खांसी शुरू हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं जी, जब हमारे जो देसी हकीम है वो कहते हैं आपको ना खुश्की हो गई है, इसकी वजह से खांसी है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो एंटीबायोटिक्स आपने ली हैं वो जहां उसने डेंजरस बैक्टीरिया को किल किया है, वहां वो हेल्दी बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। तो जो हमारा गला है उसको कुछ हेल्दी बैक्टीरिया ने मेंटेन किया होता है, चुनाचा वो बैक्टीरिया उन वो डेड हो जाते हैं, और वो जो मेंटेनेंस है हमारे गले की खराब हो जाती है और हमें खांसी होती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया काम करते हैं। यहाँ पर अगेन देखें, मैंने ये ऐसे बना दिया। ये एक हर्बीवोर है, उसकी अपेंडिक्स है कितनी बड़ी, देखो ये एक्टिव है, फाल है यहाँ पर। और ये कार्निवोर है, क्योंकि कार्निवोर के अंदर अपेंडिक्स कोई काम नहीं करती। जिस तरह इवन ह्यूमंस हैं तो जना चाहिए, इनकी अपेंडिक्स बिल्कुल छोटी सी है। क्लियर हो गया, बस इतनी सी बात, इतनी काफी है। अब आते हैं आइज की तरफ।
अब आइस के जो आइस में से क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है? वो कहता है कि यहाँ पर एक छोटी सी मेम्ब्रेन है, जहां से ये क्वेश्चन आया। आई का जो लेंस है, यहां से पास पेपर में क्वेश्चन आया। आई का कॉर्निया है, यहां से पास पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक है। मेरा ख्याल से आयरस आयरस का भी क्वेश्चन आया। अब वो क्या क्वेश्चन आया? जब जैसे ही मतलब वो जो मैं आपको शेयर कर दूंगा पास पेपर के क्वेश्चन, एज सच में अगर वो क्वेश्चंस ना भी बताऊं, आप जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप इस स्लाइड पर होगे, आई का स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा, आपको ये पता होगा ना कि आयरस क्या है, तो आयरस से रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको याद हो जाएंगे। कॉर्निया कहाँ पर होता है आपको, कॉर्निया आपको जहन में होगा कि कहाँ पर है, लेंस कहाँ पर है, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इंफॉर्मेशन क्लियर होगी ना बात? तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल डार्क बॉल जो होती है ना, बिल्कुल डार्क बॉल, ये आंख की, इसको प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। इस प्यूपिल के इर्द गिर्द और ऊपर भी, ठीक है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है लाइट कलर का, उसको हम क्या कहते हैं? आयरस। और आयरस के इर्द गिर्द ये जो व्हाइट लेयर, व्हाइट पार्ट है ना आई का, इसको कहते हैं सेक्लेरा। ठीक है। तीन कलर हैं ये, बिल्कुल डार्क जो कि आयरस है, सॉरी प्यूपिल है, बिल्कुल डार्क छोटी सी बॉल, और उसके इर्द गिर्द जो लाइट कलर है वो आयरस, और उसके इर्द गिर्द जो व्हाइट वाला है वो स्क्लेरा। लेंस क्या होता है इनके बिल्कुल पीछे? ठीक है, एक लेंस होता है, लेंस की ये जो बिल्कुल ऊपर वाला इसकी लेयर है ना, यहीं पर तो वो प्यूपिल है, इस लेंस को। ठीक है, ये मतलब ये लेंस है बेसिकली, जो जिसकी जो हमारे इमेज बनाने में हेल्प कर रहा है। और कॉर्निया क्या है? ये बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है, ये कॉर्निया है आंख की। ठीक है, ये परतें हैं, बेसिकली परत हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। जिस तरह ये देखे ना, ये जो डार्क, ये जो लाइट कलर का जो हिस्सा है ना, ये बेसिकली डार्क के भी ऊपर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में डार्क है और उसके डार्क के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो व्हाइट लेयर है, बिल्कुल ऊपर टॉप, पूरी आंख के ऊपर जो व्हाइट लेयर है ना, पूरी आंख के ऊपर, इसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, पूरी आंख के ऊपर। अब वो बिल्कुल बारीक जेली लाइक जो लेयर है, वो इस डार्क हिस्से के ऊपर भी है, लाइट डार्क के ऊपर भी है, व्हाइट के ऊपर भी है, ये सारी कॉर्निया है। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे कि कॉर्निया, आइरस, प्यूपल और सक्लेरा, इनमें क्या फर्क है। आईलिड, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिक नर्व, जो आंखों के मुतालिक नर्व होते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये अगेन है, इसको आप फिर थोड़ा सा खुद से देखना, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से देखें, प्यूपिल, प्यूपिल के ऊपर आयरस, आयरस के ऊपर फिर सक्लेरा, सक्लेरा के ऊपर कॉर्निया। ये थोड़ी दूसरी डायमेंशन से है, तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब ये जो है ना, इसमें पीछे मैक्यूला, रेटिना, विट्रियस, और विट्रियस बॉडी चलो देख भी लो, ये चीजें ना देखो, ये सारी ना करना। बस ये जो फ्रंट वाले पार्ट हैं जो मैंने आपको बता दी, यही करना है। सिलरी बॉडी, मसल, कंजंक्टिव, इनको छोड़ें। अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, यहां से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, नीचे से यहां से स्टार्ट करते हैं। माइओपिया, माइओपिया एक डिजीज है। उस डिजीज का कॉज क्या है, मैंने ये, ठीक है, खुद से ये सारी लिखी हैं, इनको तरतीब देकर सिर्फ वो लाइन लिखी है जो पास पेपर में आती है। माइओपिया, पहली बात, पहला एमसीक्यूज, माइओपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं या फॉर साइटेडनेस कहते हैं? इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है। होता क्या है इसमें? इसमें क्या होता है कि फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, के जो रेटिना पे जो फोकस है वो नहीं पड़ता। एक फोकस इन फ्रंट, रेटिना के सामने फोकस बनता है, यानी कि चीज हमें यहां नजर आती है, रेटिना पे नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दूर, वो हमें क्लियर नजर नहीं आते। सिम्टम्स आप याद कर लें कि जो दूर की चीजें हैं, माइओपिया में दूर की चीजें नजर, हमें नजर क्या धुंधली नजर आती है। इसको आप यूं याद करते हैं कि माइओपिया, नियर साइटेडनेस, करीब नजरी, करीब नजरी, नहीं, इसको इसकी उर्दू बनेगी बईद नजरी। ठीक है ना? बईद नजरी का मतलब है दूर की चीजें, बईद नजरी, चलें बस इंग्लिश में याद कर लें, पता नहीं आपस में मिक्स हो जाते हैं।
तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है ना वो ब्लरी है। माइओपिया मतलब जो पिया है, पिया मतलब जो महबूब है, ठीक है, पिया मतलब महबूब है। हम क्या चाहते हैं, पिया नजदीक हो, दूर तो ना हो ना। तो हम चाहते हैं पिया नजदीक होना चाहिए। तो इसलिए पिया ये जो अगर दूर होगा तो क्या होगा, ब्लरी नजर आएगा। बस एक का इस तरह से कनेक्शन बनाए, बाकी आपको सब ये आसानी से याद हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं, और हाइपरोपिया इसका ऑपोजिट। ये माइक अपना ऑफ करें, अगर कोई बोलना हो तो बताया करें। कौन, रोबीना है ना? अच्छा जी, हाइपरोपिया सिंपल, इसमें क्या होता है कि जो नजदीक की चीजें हैं वो हमें ब्लरी नजर आती हैं, और कन्वेक्स लेंस से ये मसला हल हो जाता है। ये फोकस वगैरह ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि फोकस कहाँ बन रहा है। वो आपको ये जो स्लाइड है इस पे अगेन गौर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, माइओपिया कन्वेक्स और हाइपरोप नहीं, कनकेव और हाइपरोपिया कन्वेक्स लेंस से सॉल्व होता है। रेटिना पे बनता है, कहाँ बन रहा है इमेज, वो इस पे आप वो इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें, इसको देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम आंख की इस झिल्ली की तरफ, जिसको कहते हैं प्लीका सेमिलोरेनेरिस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इस दो दो तीन नाम है इसके। और क्योंकि हम वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, या कान, आपने देखा ना जानवर, गधे घोड़े या बकरी, वो क्या करते हैं, अपने कान हिला रहे होते हैं। इंसान अपने कान नहीं हिला पाता। अच्छा, ये एरो इसको इग्नोर करें। इसके पीछे कान के पीछे कुछ मसल्स होते हैं, हमारे कानों के पीछे भी हैं। आपने कोई रेयर बंदे ऐसे देखे होंगे जो अपने कान हिला सकते हैं। मैंने वैसे अपनी जिंदगी में दो बंदे ऐसे देखे हैं जो अपने कानों को हिला सकते हैं। तो वो कानों के पीछे जो मसल है ना, वो हमारे वेस्टिजियल हो गए। वेस्टिजियल का मतलब है कि पहले किसी जमाने में इंसान एज अ जब एनिमल था तो वो काम करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो फंक्शन लेस हो गए। उनकी एग्जिस्टेंस अभी भी है, जो जाहिर करती है शायद कभी ना कभी ये काम करते होंगे। तो हमारे कानों के पीछे वो मसल अब काम नहीं करते। इसी तरह ये जो निकटेटिंग मेम्ब्रेन है, ये कुछ जानवरों के अंदर आंखों की हिफाजत के लिए होती है। कुछ रेप्टाइल्स इस निकटेटिंग मेम्ब्रेन को अपनी आंखों पर डाल लेते हैं, ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। जिस तरह ये आंखों की दिखाई, देखें ये क्रोकोडाइल ने अपनी आंखों को कवर किया हुआ है। ये तो ह्यूमन की आंख है, ये देखो ये वाइट लेयर किस तरह से इसने अपने आप को छुपा रहा है। ये कैट है। अगेन इसको निकटेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये बता दिया आपको। अच्छा, जब वो आंखों का पूछ सकता है तो इसने ये भी एक बार पास पेपर में पूछा हुआ कि हमारी बॉडी में ये जो हमारी बैकबोन है, इसका बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है ना, कोकिक्स, ये दो चार कुछ हड्डियां हैं, छह सात हड्डियां हैं, इसको टेल बोन भी कहते हैं। तो ये भी हमारी वेस्टिजियल है। जो जानवरों के अंदर दुम होती है ना, इवन जब हम चाइल्ड, जब एक बेबी जो मदर के, ठीक है, बेली में वो डिवेल्प हो रहा होता है, तो ये बाकायदा दुम होती है उस बच्चे की, तो जो बाद में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए इसको वेस्टिजियल कहते हैं। अब पास पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फैट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। फैट कहाँ पर स्टोर होती है? तो लीवर में होती है? नहीं। हार्ट में होती है? नहीं। सब क्यूटिनेशियस। सब क्यूटिनेशियस क्या होता है? जिल्द के नीचे, इसका मतलब होता है जिल्द के नीचे सब क्यूटिनेशियस। ये हमारे जिल्द के मसल हैं, स्किन के मसल्स हैं, और इनके नीचे ये एक लेयर बनी हुई है, इसको कहते हैं सब क्यूटिनेशियस टिश्यू लेयर। और वैसे इसको सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी कहते हैं। इन जो फैट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ना, उनको एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। थोड़ा सा कोई फर्क होगा, बहरहाल एडिपोज टिश्यूज भी आपने याद रखना है, स्लाइड में कहीं ऐड नहीं किया हुआ मैंने एडिपोज। अच्छा, विसरल और एब्डोमिनल फैट क्या होती है? अगर स्किन के बिल्कुल नीचे जो फैट ये इकट्ठी हुई है ना, ये वैसे येलो होती, तो सबक्यूटिनेशियस। और विसरल ऑर्गन्स के ऊपर आप यूं समझ लें कि एब्डोमिनल मसल्स के नीचे ये जो जिगर मैदे के ऊपर फैट इकट्ठी हुई होती है, इसको विसरल फैट कहते हैं। विसरा कहते हैं हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना, स्टोमक, लीवर, किडनी, और ये जितने, इनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऐसे ऑर्गन सॉफ्ट। तो इनके ऊपर जो फैट इकट्ठी होती है इसको विसरल कहते हैं। अच्छा, विटामिन के इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए आपको सामने खुद है,
कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं विटामिन के। तो हम इनको भी सारे इतनी डिटेल से तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके दो तीन टेबल्स कर लेंगे। आप इनके नाम याद करें, उनके डिफरेंट, उनको और क्या क्या नामों से पुकारा जा सकता है, उनकी कमी से क्या इश्यूज होते हैं। जिस तरह विटामिन डी, इसकी कमी से क्या होगा, रिकेट्स होती है, हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, विटामिन ए, इसको कई तरह से पूछता है वो। विटामिन ए जो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, कैरेट में ज्यादा पाया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। इस तरह से कई तरह से पूछता है वो। आंखें अगर तेज करनी हो, आंखों की बेनाई पर अच्छा इफेक्ट किस विटामिन का होता है, विटामिन ए। इस तरह से पूछता है, उसका वो फेवरेट है विटामिन। विटामिन ई, ठीक है, कहाँ पर स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में। तो अब इसके पीछे काफी साइंस होगी। ठीक है, यूनिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको ये जो कि पास पेपर में आ गया तो इसी तरह याद रखना है। हाँ, वो जो टेबल्स हैं उनको आप मल्टीपल टाइम पढ़ें तो याद हो जाएंगे। ऑस्टियोमलाइशिया, हड्डियों के हवाले से जो भी आता है, जिसका पीछे रिकेट है, ऑस्टियोमलाइशिया। ऑस्टियो वैसे ही बोन का है, बोन, बोन का जहां भी मामला होगा वहां पर ऑस्टियो आएगा। विटामिन डी, विटामिन बी 6 का और क्या कहते हैं, पायरोडक्सिन। तो आप कोशिश करें जितने भी विटामिन हैं उनके और किस नाम से पुकारा जाता है वो आप देख लेना। ठीक है, इसका इसका क्वेश्चन का ऐड करने का मतलब यही है ना। गोवा इज रिच ऑफ विच विटामिन, नहीं है। अच्छा चलो आप गेस करें फिर क्या होगा। अमरूद, गोवा मतलब अमरूद, अमरूद में कौन सा विटामिन होगा, अंदाजा करें, कोई बताए, गैस करें। सर अमरूद में भी हो, ओ सॉरी वो तो है। अमरूद में क्यों नहीं हो सकता भाई, अमरूद। सॉरी सर। ये आसमा क्या होता है, सी। हाँ जी, गैस करें जी, कौन सा विटामिन होगा अमरूद में। गोवा, अमरूद में वही विटामिन है जो विटामिन है आपके ऑरेंज में। ठीक है, ऑरेंज में कौन सा विटामिन है, ऑरेंज, लेमन। विटामिन सी। विटामिन सी है वो। आपके सामने ए तो हो नहीं सकता, इधर लिखा हुआ है, डी भी नहीं हो सकता। तो गोवा के अंदर विटामिन सी बहुत है। विटामिन कौन सा है जो वाटर सोलबल है, इसका आपने टेबल देखना है कि वो जो पांच छह कैटेगरीज हैं विटामिन की, दो ऐसे हैं जो वाटर सोलबल हैं, बाकी ऐसे जो वाटर सोलबल नहीं है। तो वहां से आपने इस चीज को याद रखना है। तो ये पास पेपर के देखे, ये निचोड़ है तकरीबन 50+ पेपर्स का। इससे आपको अंदाजा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें ऐड कर दी हैं, इनके बेनिफिट्स, इनकी डेफिशिएंसीज। ठीक है, आपको देखो यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस का वर्ड आ गया। स्कर्वी विटामिन सी से होता है, पीछे ऑप्शन में था। ठीक है, उसने रिकेट पूछा था। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट या स्कर्वी। रिकेट होता है तो स्कर्वी दांतों की बीमारी है, विटामिन सी से होती है। अच्छा, वीक बोन, विटामिन डी। अगर आपने देखा ना, ये बात अगर याद कर ली ना, वीक बोन्स विटामिन डी से है, तो कोई भी ऑस्टियो वाला अगर लफ्ज आ गया तो आपने डी लगाना है। विटामिन ई वगैरह और भी मैंने इधर ये ऐड किए हैं दो तीन स्लाइड, ये आपको इंशाल्लाह काफी रह जाएंगे। अच्छा, जल्दी हैंड हो गया। हाँ, मैंने और भी स्लाइड ऐड करनी थी लेकिन बस मैं कहीं मसरूफ हो गया था। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए।